उन्नाव केस और कुलदीप सेंगर, ये नाम हम सब ने सुना है। सालों से ये मामला खबरों में रहा है। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इस केस ने जो कानूनी मोड़ लिए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सही बात है। सोचिए, एक पूर्व विधायक जो एक नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद काट रहा था, उसे अचानक जमानत मिल जाती है। और फिर कुछ ही दिनों में देश की सबसे बड़ी अदालत उस जमानत पर रोक लगा देती है। तो आज हम सिर्फ इस केस की पुरानी कहानी नहीं दोहराएंगे, हम हाल में हुए इस पूरे कानूनी दांवपेच के तहत तक जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना पड़ा। बिल्कुल। और हमारी ये पूरी बातचीत लाइव हिंदुस्तान, इंडी टीवी और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे स्रोतों पर आधारित है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रीकैप। कुलदीप सिंह सेंगर हैं कौन और ये मामला आखिर था क्या? कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ताकतवर पूर्व विधायक था। मामला है 2017 का। उन्नाव की एक 17 साल की लड़की ने उस पर अपहरण और फिर बलात्कार का आरोप लगाया। लेकिन ये सिर्फ एक आरोप नहीं था। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। बिल्कुल। शुरुआत में तो स्थानीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। मामला तब जाकर उछला जब बात नेशनल मीडिया तक पहुंची। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये सत्ता के गलत इस्तेमाल का प्रतीक बन गया। और यहीं पर इस केस का जो मानवीय पहलू है वो दहला देता है। न्याय के लिए उस लड़की को किस हद तक जाना पड़ा, ये याद करना भी मुश्किल है। सही कह रही हैं। उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर मतलब आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना बहरा हो चुका था। और त्रासदी यहीं नहीं रुकी। नहीं, कहानी में और एक भयानक मोड़ तब आया जब पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मतलब बहुत ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उन पर तो झूठा आरोप लगाया गया था, है ना? जी हाँ, अवैध हथियार रखने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में ये साबित हुआ कि ये सब सेंगर के इशारे पर हुआ था। तो ये मामला सिर्फ यौन उत्पीड़न का नहीं था, ये एक पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश थी। बिल्कुल। ठीक है, तो इन सब भयानक घटनाओं और देश भर में हुए विरोध के बाद आखिरकार न्याय का पहिया घूमा। सेंगर को दोषी ठहराया गया। सजा क्या हुई थी उसे? उसे 2 मुख्य मामलों में सजा हुई और ये दोनों सजाएं समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। पहली, दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया और सजा दी उम्र कैद की। उम्र कैद मतलब ताउम्र जेल? जी, जब तक वो जीवित हैं तब तक जेल में रहेगा। और दूसरी सजा? वो मिली मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में। इसमें उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और 10 साल की अतिरिक्त सजा दी गई। एक मिनट, अतिरिक्त सजा मतलब ये दोनों सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही सबसे अहम बात थी। अदालत ने साफ किया कि ये सजाएं अलग अलग चलेंगी। मतलब उम्र कैद तो है ही, उसके अलावा 10 साल और। तो इससे तो ये लगभग तय हो गया था कि सेंगर कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। यही सबने सोचा था। तो ऐसा लग रहा था कि चलो न्याय मिला, मामला खत्म हुआ। लेकिन फिर आता है दिसंबर 2025 और दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या किया कोर्ट ने? उन्होंने बलात्कार वाले मामले में सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या सजा सस्पेंड कर दी? जी हाँ, और उसकी अपील पर फैसला आने तक उसे अंतरिम जमानत मतलब इंटरिम बेल दे दी। लेकिन किस आधार पर? उम्र कैद की सजा को ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? कोर्ट का तर्क था कि वो करीब 5 साल जेल में बिता चुका है और उसकी अपील पर सुनवाई में अभी और वक्त लगेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है जैसे ही ये खबर आई, हंगामा समझ गया था दिल्ली में इंडिया गेट पर, और देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। गुस्सा बिल्कुल जायज था। पीड़िता और उसके परिवार ने तो तुरंत कहा कि अब उनकी जान को खतरा है। समाज में एक संदेश गया कि शायद एक पावरफुल इंसान के लिए न्याय के नियम मतलब थोड़े अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेश था, एक ऐसी डिटेल जो पहली नजर में ज्यादातर लोगों से, यहाँ तक कि मीडिया से भी छूट गई। वो क्या थी? वो ये कि इस जमानत के बावजूद सेंगर जेल से एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आ सकता था। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ बलात्कार वाले मामले में सजा निलंबित की थी। ओके। पिता की हत्या वाले मामले में जो 10 साल की सजा थी वो तो जस की तस थी, उस पर तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी। तो तकनीकी रूप से उसे जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना था। अरे ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। तो फिर मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अगर जमानत मिलने पर भी वो जेल से बाहर आ ही नहीं सकता था,
तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ? मतलब सीबीआई ने अपील क्यों की, लोगों ने विरोध क्यों किया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानूनी तौर पर वो बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक जीत थी सेंगर के लिए। सांकेतिक जीत? जी, इसका मतलब था कि एक हाई कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा की गंभीरता को फिलहाल के लिए कम मान लिया था। ये उस संदेश को कमजोर कर रहा था जो निचली अदालत ने उसे दोषी ठहरा कर दिया था। इसी सांकेतिक हार से जनता और पूरा सिस्टम नाराज था। समझ गए। तो ये असल में जेल से बाहर आने जाने की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय के सिद्धांत की लड़ाई थी। बिल्कुल। तो एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला था, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरा हुआ गुस्सा और पीड़िता का डरा हुआ परिवार। और फिर सिर्फ 6 दिनों के अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। जी, हाई कोर्ट के फैसले ने जो भूचाल लाया था उसका क्लाइमैक्स अभी बाकी था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपील की। उन्होंने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत और सजा निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में स्टे ऑर्डर कहते हैं। स्टे ऑर्डर, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये कि हाईकोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय हो गया, जैसे वो फैसला दिया ही नहीं गया हो। सेंगर की उम्र कैद की सजा फिर से बहाल हो गई। ये तो दिखाता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये सिस्टम के आंतरिक चेक एंड बैलेंस का एक क्लासिक उदाहरण है। सीबीआई की दलील भी बहुत साफ थी। क्या दलील थी उनकी? उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर गलत है और सजा निलंबित करने के लिए जो कारण दिए गए हैं कि वो 5 साल जेल में रह चुका है, वो नाकाफी हैं, खासकर जब अपराध इतना जघन्य हो। इस पूरे मामले में कुछ और भी कानूनी पहलू थे जिन पर बहुत बहस हुई थी, जैसे कि वो लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट वाला मामला। वो क्या था? हाँ, ये एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन महत्वपूर्ण बहस थी। पॉक्सो कानून के तहत अगर कोई लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध करता है तो उसे और भी कड़ी सजा का प्रावधान है। और विधायक एक लोक सेवक होता है? यहीं पर बहस है। अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि विधायक होने के नाते सिंगर एक लोक सेवक था। और बचाव पक्ष? बचाव पक्ष का तर्क था कि एक एमएलए तकनीकी रूप से संविधान के तहत लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता। हालांकि निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन ये बहस कानून के जानकारों के बीच अभी भी जारी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देता है तो उसका असर दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा? ज्यादा जवाबदेह ठहराया जा सकता है या नहीं? एक और बात है, जब लोग हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे थे तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत तो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही थी? अपील के दौरान सजा को निलंबित करना कोई अनोखी बात तो नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन कानून सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, कानून का एक मकसद भी होता है। समाज में न्याय का भरोसा बनाए रखना। बिल्कुल। आलोचकों का तर्क ये नहीं था कि हाई कोर्ट ने प्रक्रिया तोड़ी। उनका तर्क था कि इस जैसे मामलों में जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग करके इतना घिनौना अपराध किया हो, वहां अदालत को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। उम्र कैद की सजा को सिर्फ कुछ साल जेल में बिता लिए के आधार पर निलंबित कर देना उस सजा के निवारक प्रभाव को, जो डिटरेंस इफेक्ट होता है, उसको खत्म कर देता है। ये समाज में गलत संदेश भेजता है। हाँ, कि अगर आपके पास पहुंच है तो आप गंभीर सजा से भी बच सकते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जैसा हमने शुरू में कहा था, ये मामला अब सिर्फ कुलदीप सेंगर का नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये मामला भारत में यौन हिंसा और सत्ता के खिलाफ न्याय की लड़ाई का एक लिटमस टेस्ट बन गया है। लिटमस टेस्ट, सही कहा। जब हाईकोर्ट ने जमानत दी तो जनता का गुस्सा सिर्फ एक फैसले के खिलाफ नहीं था, वो उस गहरे डर के खिलाफ था कि कहीं सत्ता और प्रभाव एक बार फिर न्याय पर हावी ना हो जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं था, ये जनता के विश्वास की बहाली जैसा था। ये दिखाता है कि लोग अब इन मामलों को चुपचाप नहीं देखते, वो इसे न्याय की एक बड़ी लड़ाई के रूप में देखते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। वाकई। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि कुलदीप सेंगर को 2 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया। पहला, नाबालिग से बलात्कार के लिए उम्र कैद,
और दूसरा पीड़िता के पिता की मौत के लिए 10 साल की सजा। सही। फिर दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विवादास्पद फैसले में बलात्कार मामले में उसकी सजा को निलंबित कर जमानत दे दी, जिससे पूरे देश में गुस्सा भड़का और भारी विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसका नतीजा ये है कि कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा बहाल है और वो फिलहाल जेल में ही रहेगा। तो ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है कि जब कोई अदालत किसी इतने गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को निलंबित करती है तो ये क्या कहता है? मतलब ये अपील के दौरान उस व्यक्ति के अपने अधिकारों और समाज के लिए न्याय के बड़े संदेश के बीच संतुलन के बारे में क्या कहता है? और खासकर तब जब दोषी व्यक्ति कभी एक इतने शक्तिशाली पद पर रहा हो। तो क्या न्याय के मानक और प्रक्रिया को उसकी पूर्व हैसियत से प्रभावित होना चाहिए या कानून को पूरी तरह से मतलब अंधा होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।